हेलो स्टूडेंट्स, मैं पवन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल HLV डिजिटल क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग लेकर आए हैं आपके लिए 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको समझ आएगा। आप निश्चित ही बोर्ड पेपर में आप अपने क्वेश्चन 100% कर पाएंगे। चलिए शुरू कर लेते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, यदि x बराबर 2 माइनस का रूट 3 तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का मान क्या होगा। आइए देखते हैं इसको। आपको दिया गया है, यदि x बराबर 2 माइनस रूट 3, x बराबर दिया गया है 2 माइनस का रूट 3, तो आप जानते हैं 1/x बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 माइनस रूट 3। आपको पता होगा एक सूत्र x प्लस 1/x स्क्वायर 1/x का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 1/x। x से x कैंसिल हो गया, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस में 2, इधर x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ये दो आप पक्षांतर करके इधर भेज दीजिए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर माइनस 2 बराबर में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। इसी का वैल्यू आपको फाइंड करना है। x का वैल्यू कितना दे रखा है, 2 माइनस रूट 3 प्लस 1/2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर माइनस में 2 और बराबर में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अंदर ब्रैकेट के अंदर ही इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका एलसीएम 2 माइनस रूट 3, इधर 2 माइनस रूट 3 से 2 माइनस रूट 3 का स्क्वायर गुणा होगा तो इसका बन जाएगा होल स्क्वायर और प्लस में 1। इस टोटल का भी होल स्क्वायर माइनस में 2 बराबर में x स्क्वायर प्लस में 1/x स्क्वायर। अंदर इसका होल स्क्वायर आप खोल दीजिए तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2a की जगह पे 2 और b की जगह पे रूट 3 प्लस में 1 अपान में 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर और बराबर में जिसका वैल्यू आपको चाहिए वो लिखिए या चलते रहिए। 4 3 7 और 1 8, 8 माइनस 2 गुणे 2 4 रूट 3 अपान में 2 माइनस रूट 3 स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। ऊपर आपके पास 4 कामन है, 4 कामन में ले लीजिए। 4 दूनी 8, 2 माइनस रूट 3 और अपान में 2 माइनस रूट 3 होल स्क्वायर और माइनस 2 देखिए हम लोग छोड़ के आए हैं यहाँ पर, माइनस में 2, यहाँ भी माइनस 2, यहाँ भी माइनस का 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 2 माइनस रूट 3, 2 माइनस रूट 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर माइनस 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 माइनस में 2 बराबर x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। 16 से 2 माइनस हो जाएगा तो आपका बचेगा 14, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का वैल्यू कितना आया, 14। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि सेक थीटा बराबर 2 तो थीटा का मान क्या होगा। आपको दिया गया है, यदि सेक थीटा बराबर 2
तो थीटा का वैल्यू कितना होगा। आपको सेक का वैल्यूज याद होंगे, सेक 30 अंश, 0 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। सेक में कोई एंगल ऐसा है जिसका वैल्यू 2 होता है, तो सेक का नहीं याद होता है अगर आपको, तो सेक का अपोजिट क्या होता है 1/cos। 1/cos में 1/2 किसी का वैल्यू होता होगा, आपको याद रखना है। cos में 1/2 वैल्यू किसका होता है cos 60 का, तो cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो sec 60 का वैल्यू 2 होता है, उसका अपोजिट है। sec थीटा बराबर 2 और 2 किसका वैल्यू होता है sec थीटा बराबर sec 60। तो थीटा बराबर आपका यहाँ से कितना मिला 60। देखिए आपको एंगल के रूप में कुछ नहीं दिया गया है, थीटा बराबर 60 है, तो इसको पाई के पदों में हम कैसे लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है पाई का वैल्यू कितना होता है 180 अंश, पाई का मान होता है 180 अंश। अब इस 60 को पाई के रूप में लिखना रहेगा तो पाई/3, 180/3, तो 60 अंश हो जाएगा, तो पाई/3। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि समीकरण 2x² + 3x² - m का एक मूल -1 है तो m का मान क्या होगा। 2x² + 3x² - 1 - m। तो देखिए सवाल में कुछ त्रुटि है, कुछ करेक्शन है, क्योंकि 2x² + 3x² - m ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे, मिल करके 3 2 5x² - m। अगर इसका मूल -1 है तो देखो चेक कर लेते हैं, तो x की जगह एक मूल -1 है। एक मूल का मतलब हमने पिछले वीडियो में भी आप लोग को बताया था कि मूल का मतलब क्या होता है। अगर कोई मूल दिया है और जा करके हम लोग उस व्यंजक में उस मूल का वैल्यू यानी कि जो चर है उस जगह पे रखते हैं तो उस व्यंजक का वैल्यू पूरी तरह से शून्य हो जाता है। x की जगह पर अगर हम कितना -1 दिया है, -1 रख देते हैं, तो 5 गुणे में इसके 5 है, इसके गुणे में हो जाएगा -1 का स्क्वायर -m बराबर में 0। -1 का स्क्वायर करेंगे तो 5 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 रह जाएगा, और फिर -5 हो सकता है ऑप्शन में आपके -5 ना दिया हो, नहीं दिया है। तो आप समझ लीजिए कि ये सवाल आपका गलत लिखा है, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 2x² + 3x - m, सवाल ऐसा होना चाहिए। तो चलिए इसमें हम x की जगह पर -1 पुट करते हैं और देखते हैं कि m का वैल्यू कितना आता है। 2 -1² + 3 गुणे में -1 -m इसके बराबर में 0। कब 0? अभी तक का आपका यहाँ पे देखिए बराबर में 0 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको दिया गया है कि इसका एक मूल -1 है। अतः अगर आप इसमें जो चर है उसकी जगह पे -1 रखते हैं तो उस व्यंजक का मान 0 हो जाता है। 2 -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, प्लस 3 का जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये -3 हो जाएगा। माइनस में 3 माइनस में m बराबर में 0। m को उधर भेज दीजिए तो ये पॉजिटिव m हो गया। -3 से 2 घट जाएगा तो आपके पास बचेगा -1। m बराबर -1, देखिए -1 वैल्यू आपको दिया होगा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, एक से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिन संख्याओं से किसी वस्तु को हम लोग गिनते हैं। जैसे आपके घर में कितनी कुर्सियां हैं, तो 1 से आप स्टार्ट करते, 1 2 3 4। कभी भी आप माइनस में नहीं गिनते हैं कि आपके घर में -1 कुर्सी है। इसी तरह से किसी भी वस्तुओं को गिनने के लिए जो संख्या आप यूज़ करते हैं उनको प्राकृतिक संख्या कहा जाता है। और 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य है। समांतर माध्य क्या होता है? पदों का योग बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या।
पदों का योग 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 बटे में पदों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्याएं हैं आपके पास में। जब आप 1 से 9 तक की संख्याओं को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए 9 दूनी 18 9 त्रिक 27 9 चौक 36 9 पचे 45 45 बटे 9 9 एकम 9 9 बचे 45 x बार समांतर माध्य इसका कितना हो जाएगा 5। ऑप्शन नंबर बी आपका सही दिया है 5। अगला क्वेश्चन 5 नंबर 870 तथा 225 का HCF क्या होगा। 870 तथा 225 का HCF क्या होगा। 870 225 का HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूरी तरह से विभाजित कर दे वही संख्या HCF कहलाती है। तो उसको जानने के लिए हम लोग चलो इसका फैक्टर कर लेते हैं। 2 चौको 8 2 तियाँ 6 2 पंची 10 2 चौको 8 2 तियाँ 6 1 10 2 पंची 10। फिर 4 3 7 5 12 3 से कट जाना है इसको, तो 3 से काट दिए 3 एकम 3 13 3 चौको 12 3 पचे 15 5 9 1 10 145 5 से काट दीजिए 5 दूनी 10 5 9 45। अब सीधा 29 अभाज्य संख्या है तो 29 एकम 29। 225 को काट के तो 5 से 5 चौको 20 2 बचा 25 5 बचा 25। फिर 5 से काट दीजिए 5 9 45 3 त्रिक 9 और 3 एकम 3 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 29 और 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो फैक्टर इनके कॉमन हैं वही फैक्टर इनके लिए जाएंगे। तो HCF कितना हो जाएगा, HCF बराबर 2 यहाँ पे है लेकिन यहाँ पे नहीं है, 3 यहाँ पे 1 तो 3 है, यहाँ भी 2 3 है लेकिन एक ही लिया जाएगा, जो कॉमन रहेगा वही लिया जाएगा। तो 3 हो गया और 1 5 गुणे में 5 5 तियाँ 15। जब आप 15 से भाग करेंगे तो 870 पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा और 225 वह भी पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा। 15 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर नहीं होगा जो 870 और 225 को पूरी तरह से विभाजित कर दे। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चित्र में एक आपको चित्र दिया गया है। केंद्र के वृत्त की त्रिज्या, केंद्र O है, O वाले केंद्र के वृत्त की त्रिज्या आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। O वृत्त का केंद्र है और वृत्त की त्रिज्या है 4 सेंटीमीटर, यानी OD आपको दिया गया है 4 सेंटीमीटर। OB आपको दिया गया है, यहाँ पर देखिए एक वृत्त है और वृत्त के त्रिज्या दिया गया है 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर वृत्त के केंद्र से बाहर कोई एक बिंदु है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपको दिया गया है 5 सेंटीमीटर। बी O है, B है, D है और ऐसे डॉट करके बना के रखा है C। ये आपको 5 सेंटीमीटर यहाँ तक दिया गया है, 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, यानी कि आपको दिया गया है OB कितना 5 सेंटीमीटर, OD जो वृत्त की त्रिज्या है वो 4 सेंटीमीटर। B से C पर एक स्पर्श रेखा को खींचा गया है और आपसे पूछा गया है BC की लंबाई क्या होगी। देखिए स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं। एक बिंदु से बाहर, वृत्त के बाहर किसी एक बिंदु से किसी एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं।
तो जो BC होगा वही आपका BD होगा, जो BC बराबर BD। क्यों? क्योंकि वृत्त के बाह्य एक बिंदु से उसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, और एक वृत्त पर बाहर किसी एक बिंदु से हम अधिकतम 2 ही स्पर्श रेखाएं खींच सकते हैं। तो और आपको यह भी पता होगा वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा के साथ में, वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ में 90 अंश का कोण बनाती है, उस पर लंब होती है। तो आपका जो ODB है, त्रिभुज ODB एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय का यूज़ करने पर जहाँ पर अगर कोई समकोण त्रिभुज है और वहाँ पर जिस जगह पे आपका 90 का एंगल क्रिएट हो रहा, बन रहा है, उसके जस्ट सामने वाली भुजा उस त्रिभुज के लिए कर्ण कहलाती है। OB स्क्वायर बराबर OD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर। OB का वैल्यू आपको दिया गया है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25। OD आपको पता है 4 का स्क्वायर 16 प्लस BD स्क्वायर 25 माइनस 16 बराबर में BD स्क्वायर। 25 से 16 को माइनस करेंगे, बचेगा 9। BD स्क्वायर, तो BD बराबर 3, स्क्वायर रूट ले लिए 9 का, तो BD बराबर 3। अब जो BD आपसे पूछा गया है BC की लंबाई क्या होगी, तो जितनी BD की लंबाई होगी वही आपके BC की लंबाई होगी। आप इस तरह से कर सकते हैं, अदरवाइज यही त्रिज्या आप इधर को ले लेते हो, सवाल लगा लेते, तो BC आपका तब भी 3 हो जाता। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? 2 बिंदु आपको दिए गए हैं, ए और बी को मिलाने वाली रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? एक बिंदु है ए, एक बिंदु है बी, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु क्या होगा? बिंदु ए के निर्देशांक आपको दिए गए हैं। बिंदु ए का निर्देशांक देख लीजिए, आपको क्या दिया गया है, -7, -7, और बी का निर्देशांक है 9, -10, 9, -10। मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु क्या होगा? मध्य बिंदु का निर्देशांक हम लोग को एक सूत्र होता है, मध्य बिंदु का निर्देशांक। मध्य बिंदु का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2/2 कामा y1 प्लस y2/2 मध्य बिंदु। अब x1 x2 आपको किसी भी बिंदु में 2 वैल्यूज़ दिया रहता है, पहली वैल्यू x की तथा दूसरी वैल्यू y की होती है। आप किसी को भी x1 और किसी को भी x2 मान सकते हैं, जो पहली वैल्यू होगी। x1 चलो 9 कर लेते हैं, प्लस x2, और x2 के टाइम पे यहाँ पे -7 दिया गया है, तो प्लस और माइनस मिल करके माइनस बनाएगा, तो 9 - 7/2 कामा y1। देखिए x1 हमने 9 को लिया था, तो y1 आपका हो जाएगा -10 इसी बिंदु से, और y2 प्लस का 6 है बटे में इसके 2। 9 से 7 गया तो 2 बटे में 2 कामा 10 से 6 गया तो -4/2। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1 कामा -2। देखिए आपके किस ऑप्शन में दिया गया है, 1 कामा -2, 1 कामा -2 आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए का मान क्या होगा? साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, साइन ए बराबर 3/4, तो कॉस ए का मान क्या होगा? साइन ए, साइन में हम लोग को पता है लंबवत एक त्रिभुज बनाते हैं, समकोण त्रिभुज।
और ए यहाँ पे रख लेते हैं, बी और सी। साइन में क्या होता है, लाल बटे कक्का से आपको पता होगा, लाल बटे कक्का। यहाँ पे साइन होता है कॉस, टेन, कॉसेक, सेक और कॉट। साइन में क्या होता है, साइन में क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो जो लंब है मतलब 3 है और लंब बटे कर्ण, कर्ण का वैल्यू है 4। तो कॉस का वैल्यू आप कॉस ए का वैल्यू आपको बताना है। तो इसको पहले पाइथागोरस की सहायता से सॉल्व करेंगे। कर्ण आपका है 4, तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बराबर में ए बी का स्क्वायर। 16 में से 9 अगर घटाएंगे तो बचेगा कितना, 7 बराबर में ए बी स्क्वायर। ए बी बराबर आपका हो जाएगा √7, √7, ए बी बराबर √7। और आपको बताना है कॉस ए का वैल्यू। कॉस ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, √7 और बटे में कर्ण कितना है, 4। आधार बटे कर्ण √7 बटे में 4 किस ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में। आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला सवाल है, संख्याओं 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8 का बहुलक क्या होगा। तो बहुलक दोस्तों, बहुलक क्या होता है, किसी भी आंकड़े में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही आपका बहुलक होता है। तो आपको जो ये डेटा दिया गया है 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8, इसमें आपको दिख रहा है कि 6 3 बार लिखा हुआ है और उसके बाद में 5 एक ही बार है, 2 एक बार है, 3 एक बार है, 8 एक बार है। तो इस सवाल को लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप देख करके बता सकते हैं इसका बहुलक क्या होगा। इसका बहुलक कितना होगा, सी। देखिए आपका ऑप्शन नंबर सी दिया गया है, इसमें 6 लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी एपी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है तो श्रेणी का सार्वधान्तर क्या होगा, यानी डी आपको निकालना है। सत्रहवां पद क्या होता है, एनवां पद क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो 17वां पद क्या होगा, एन की जगह पर 17 लिखा है, यानी ए 17 बराबर ए प्लस एन यानी 17 माइनस में 1 गुणे में इसके डी। और जो 17वां पद है वह 10वें पद से, तो 10वां पद आपका क्या हो जाएगा, ए 10 बराबर ए प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से आपके पास निकल के आएगा ए प्लस 16d और यहाँ से निकल के आएगा ए प्लस 9d। कॉम्बिनेशन इन्हीं दोनों में बनाया है। जो 17वां पद है यानी ए प्लस 16d, ये ए प्लस 9d से क्या रिलेशन रखता है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो ये 7 अधिक है, ये 7 कम है, तो ये बराबर नहीं है। जब ये 7 कम है तो इसको हम लोग 7 दे सकते हैं। ठीक है, 7 उसमें ऐड कर देंगे तो ये समीकरण आपकी बराबर हो जाएगी। ए प्लस में है, ए इधर भी प्लस में है तो कैंसिल हो जाएगा, डी को आप इधर ले आइए। 16d माइनस में 9d बराबर में 7। 16d से 9d गया तो कितना बचा, 7d बराबर में 7। d बराबर 7/7 कैंसिल करा के d बराबर आपका 1। आपसे सार्वांतर ही पूछा जा रहा था, सार्वांतर क्या होगा, सार्वांतर इसका 1 होगा। यहाँ पर आपके पास ऑप्शन जो मिस है, लिखे हुए नहीं हैं, वो मिस हो गया है।
चलिए कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी आपको पता है कि आपका डी कितना होगा, 1 होगा। अगला सवाल, निम्न में से अभाज्य संख्या क्या होगी? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं? वह संख्या जो खुद से कटे, अदरवाइज किसी से ना कटे तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। आपको ऑप्शन दिया गया है 161, दूसरा 172। देखिए अभाज्य संख्या है 141 और 171। तो सब संख्याओं के बारे में आप विचार कर सकते हैं। 171, 7 में 1 जोड़े तो 8 हो गया, एक और जोड़े तो इसका कैलकुलेशन किए तो कितना हो गया, 9। 7 1 8 1 9। और वह हर एक संख्या, हर वह संख्या जैसे 2 3 4 5 6, इसका काउंटिंग करिए, 7 पीछे लिख लीजिए, फिर भी इसका काउंटिंग करिए। 2 में 3 जोड़े तो 5 हो गया, 5 में 4 जोड़े 9 हो गया, 9 5 14 हो गया, 14 6 20, 7 27, इसका योग कितना आया, 27। ये 27 इसका योग आया है, इसका मतलब ये कन्फर्म है कि ये 3 से 100% कट जाएगी, विभाजित हो जाएगी। तो 7 1 8 1 9 क्यों कट जाएगी? क्योंकि 27 जो है वो 3 से विभाजित हो जाता है, तो यह संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। उसी तरह से 7 1 8 1 9, 9 जोड़ आया इसका, तो यह 3 से विभाजित हो जाता है, तो यह 171 भी विभाजित हो जाएगी। यानी ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका गलत है। 141, 4 में 1 जोड़े तो 5 हो गया, 1 जोड़े तो 6 हो गया, 4 में 2 जुड़ गया तो कितना हो गया, 6। और 6 को हम जानते हैं 3 से ये पूरी तरह से विभाजित हो जाती है, तो ऑप्शन आपका 141 वह भी गलत है। 172, 2 के अलावा जो एक संख्या आप जानते हैं 2 के अलावा कोई भी ऐसी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो। 2 के अलावा ऐसी कोई सम संख्या नहीं है जो अभाज्य हो, क्योंकि हर एक सम संख्या को 2 विभाजित कर देता है। इसके पीछे 2 लिखा है तो ये सम संख्या हुई, और सम संख्या 2 से विभाजित होती है, इसका मतलब यह भी संख्या आपकी विभाज्य है, अभाज्य नहीं है। इसका मतलब 161, 6 में 1 जोड़े 7 हो गया, 1 जोड़े 8 हो गया, 9 नहीं हुआ। तो 161 जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपकी अभाज्य संख्या है। ये 161 से ही विभाजित होगी, इसके अलावा किसी से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, अगला सवाल, त्रिघात बहुपद के मूलों की संख्या होती है। त्रिघात, 3 घात का बहुपद, 3 घात का जो बहुपद होता है, देखिए बहुपद जितने घात का बहुपद उतने उसके शून्य, उतने उसके मूल। त्रिघात बहुपद के मूलों की संख्या क्या होगी? 3 घात का बहुपद है तो उसके मूल होंगे कितने, 3। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। रैखिक समीकरण युग्म, अगला सवाल, रैखिक समीकरण युग्म x - 2y = 5 और 2x - 4y = 1 के हल होंगे। हल होंगे का मतलब, अच्छा अनेक हल होंगे, कोई हल नहीं होगा, एक हल होगा या 2 हल होगा। तो इसकी जानकारी आपको कैसे होती है कि इसके कितने हल होंगे? सवाल आपका क्या दिया गया है? अच्छा, समीकरण युग्म हमको दिया गया है x - 2y = 5 और 2x - 4y = 1। इसके हल कैसे होंगे? अनेक हल, एक हल, ये अनेक हल होंगे कि कोई हल नहीं होगा, कि एक हल होगा या 2 हल होंगे। तो इसमें हम लोग a1/a2, b1/b2 और c1/c2 इसकी तुलना करते हैं, तो हम लोग को क्या मिलेगा? देखिए हम लोग a1/a2 जब किए, a1 कितना है, a1 माने x का गुणांक पहली समीकरण से, बटे में a2 x का ही गुणांक दूसरी समीकरण से, 1/2 आया। और b1 का वैल्यू कितना है, -2, और बटे b2 की वैल्यू कितनी है, -4। माइनस माइनस प्लस, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 1/2 और 1/2। यहाँ से आपको मिला a1/a2 बराबर है b1/b2 के, और c1/c2 5/1, 5/1
तो A1/A2 बराबर है B1/B2 तथा बराबर नहीं है C1/C2 के। तो इसका दोस्तों कोई हल नहीं होगा। जब ऐसी कंडीशन बन जाती है गुणांकों की तुलना करने के बाद में A1/A2 बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2 की, अगर ये कंडीशन बनती है तो इस समीकरण का कोई भी हल नहीं होता है। तो ऑप्शन में आपके दिया गया होगा कि कोई हल नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है वो सही हो जाएगा। अगला सवाल, सवाल नंबर 14। दिए गए चित्र में यदि DE समांतर है BC के, DE समांतर है BC के, तो x का मान क्या होगा? x का मान क्या होगा? थेल्स का प्रमेय, थेल्स की प्रमेय में आपने क्या पढ़ा है? AD बटे जो फिगर दिया गया है वो फिगर इधर बना लेते हैं ताकि आपको दिख जाए। ABCDE x -3 x + 3 और x - 2। ठीक है, थेल्स पर में आपको क्या पता है? AD/BD बराबर AE/EC, AD/DB बराबर है AE/EC। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है? यदि किसी त्रिभुज में किसी एक भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो वह शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। तो वही लिखा हुआ है। अगर ये देखिए DE जो है वो BC के समांतर खींची गई, बोला गया है आपको कि DE जो है वो समांतर है BC के, DE जो है वो समांतर है BC के। तो इस DE ने जो शेष दो भुजा आपकी AB और AC बची उसको बराबर अनुपात में इसने बांट के रखा है, यानी कि AD/DB बराबर AE/EC। वही आपने यहाँ लिखा है AD/BD बराबर AE/EC। यहाँ पर वैल्यूज रख दीजिए। AD का वैल्यू है x, BD का वैल्यू है x - 3 बराबर AE का वैल्यू है x + 3 और बटे EC का वैल्यू है x - 2, x - 2। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा लीजिए x का गुणा x - 2 से और सामने x + 3 x - 3, x + 3 x - 3, एक ब्रैकेट में a+b एक ब्रैकेट में a-b। तो ये किसका सूत्र होता है? a² - b², यानी x² - 3 का स्क्वायर 9 और इस पक्ष में x का x से इस गुणा होगा x² माइनस में 2x, x² माइनस में 2x, x² बराबर के उस तरफ भी पॉजिटिव है, बराबर के इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो ये कैंसिल हो गया। माइनस का 2x उधर को भेज दीजिए या फिर ऐसे कहिए माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो 2x बराबर में 9 और x बराबर में 9/2, 9/2, 9/2। ऐसा बटे में ऑप्शन नहीं है तो इसको काट लीजिए 4.5, x बराबर 4.5, x बराबर 4.5। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 15 नंबर सवाल, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, कितने मूल होंगे? द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस में x माइनस में 6 बराबर 0। इसके मूल कितने होंगे? इसके कितने मूल होंगे? मूलों का पता कैसे लगाया जाता है? किसी भी द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे? मूल तो 2 होंगे, लेकिन वो क्या होंगे? एक तो ऑप्शन आपके पास में ये समीकरण है, इसको आप कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, जो जैसे द्विघात समीकरण को सॉल्व किया जाता है, या फिर इसका विविक्तकर ज्ञात करके भी हम लोग इसके मूलों का पता लगा सकते हैं। मूल देखिए कि मूल क्या होंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मूल कैसे होंगे ये बता सकते हैं ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिए।
6 का आप 2 से मल्टीप्लाई, ए और सी का मल्टीप्लाई किया जाता है, 6 दूनी 12, 6 का गुणा 2 से 12। तो अब आपको ऐसी दो संख्याएं लेनी होती हैं कि आप किन्हीं दो संख्याओं का गुणा करिए तो 12 हो जाए और उन्हीं दोनों संख्याओं में जोड़िए या घटाइए। तो वो जोड़िए और घटाइए, वो ये निशान हमें बताता है कि उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में आप घटाइए। माइनस लगा है तो उन्हीं दोनों संख्याओं को आप आपस में माइनस करिए, तो आपके पास शेष कितना बचना चाहिए? 1। तो ऐसी संख्या हमारे पास में 4 और 3 है। 4 का गुणा करेंगे 3 से तो हो जाएगा 12, और 4 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा 1। आपको घटा के बचना चाहिए कितना? 1। 2x² वैसे ही लिखा रहेगा। जो आपने ये 1 लिखा हुआ है ये कहाँ से आया है? जो आपने 1 बचाया है वो कैसे आया है? 4 से 3 को घटाया गया है, यानी माइनस का 4x और प्लस का 3x। प्लस का 3x क्यों? 4x माइनस का क्यों? क्योंकि आपको जो बचना है रिजल्ट आपका वो माइनस में बचना चाहिए। तो 4 बड़ी संख्या आपको उसी निशान के साथ लेनी है जिस निशान में आपको बचाना है। माने माइनस में आपको 1 चाहिए, तो जब 4x से 3x को माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस का 1x बच जाएगा। माइनस में 6 बराबर 0। इन दोनों में कॉमन है आपका 2x, कॉमन यहाँ x बचा, माइनस में 2, प्लस में 3 कॉमन, x 3 दूनी 6 बराबर में 0। x माइनस 2, अब दो पदों में x माइनस 2 कॉमन है तो 2x प्लस में 3 बराबर में 0। जब x माइनस 2 को उधर भेजते हैं तो बचता है 2x प्लस 3 बराबर में 0। 2x बराबर -3 और x बराबर -3/2। जब x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर प्लस का 2। तो इस तरह से दो मूल जो आए आपके 2 कामा -3/2, 2 कामा -3/2। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल, बिंदु -6, 8। अगला सवाल आपका क्या है? बिंदु -6, 8 की मूल बिंदु से दूरी क्या होगी? मूल बिंदु, एक बिंदु आपको दिया गया है 6, -8 आ गया, -6, 8 एक बिंदु दिया गया है और इसकी दूरी मूल बिंदु से पूछ रहा है। तो आपने चतुर्थांश में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति में, जो x अक्ष और y अक्ष का मिलान बिंदु होता है, जहाँ पर x अक्ष और y अक्ष दोनों मिलते हैं, उस बिंदु को क्या कहा जाता है? इस बिंदु को क्या कहा जाता है? मूल बिंदु। और इसके निर्देशांक जो होते हैं 0, 0 एकदम फिक्स होते हैं। इस बिंदु से हम लोग ना तो x की तरफ कुछ चले हैं, ना तो x माइनस की तरफ चले हैं, ना तो ऊपर चले हैं, ना नीचे, यानी y अक्ष पर भी बिल्कुल नहीं चले हुए होते हैं। तो इसलिए यहाँ पे इन दोनों का जो वैल्यू होता है x और y का, वो 0, 0 रहता है। और एक बिंदु आपको दिया गया है -6, 8, -6, 8। तो एक बिंदु है -6, 8 और एक दूसरा बिंदु आपके पास तैयार है 0, 0 वाला। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी आपसे पूछा जा रहा है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी पूछा जा रहा है। तो आपको पता है d बराबर क्या होता है? √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। d बराबर √x1 - x2 का होल स्क्वायर, x1 यानी -6 -0 का होल स्क्वायर प्लस 8 - 0 का होल स्क्वायर। 6 से 0 गया तो कुछ होना ही, 6 का स्क्वायर किए तो कितना हो गया? 6 4 का 36 प्लस 8 28 64, 36 64 100। d बराबर √100 और इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो ये बाहर निकल के आएगा 10 के रूप में। मूल बिंदु से दूरी कितनी हो गई? ऑप्शन नंबर सी यानी 10। ठीक, अगला सवाल हो गया, समझ में आ रहा है बच्चों? 17 नंबर सवाल, दिए गए चित्र में PQ की लंबाई क्या होगी? फिगर आपको दिया गया है,
दो संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं, दो संकेंद्रीय। देखिए आपको दिए गए चित्र में पी क्यू की लंबाई क्या होगी, दिए गए चित्र में पी क्यू की लंबाई क्या होगी। देखिए दो वृत्त हैं, ओ पी क्यू ओपी की लंबाई आपको दिया गया है बी और इस छोटे वृत्त की त्रिज्या दिया गया है ए। तो पी क्यू की लंबाई यहाँ पे इस जगह पे आप नाम रख लीजिए कुछ भी, ए बी सी डी पी क्यू आर, चलिए आर हो गया। तो त्रिभुज ओ पी आर, त्रिभुज ओ पी आर जो है एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस समकोण कहाँ बन रहा है, यहाँ पर आर पर, क्योंकि पी क्यू जो है वो स्पर्श रेखा दिखाई गई है आपको कि छोटे वृत्त की स्पर्श रेखा है पी क्यू। स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो मान 90 अंश का कोण बना और पाइथागोरस पर में लगाते हैं यहाँ पर, तो पी क्यू पी ओ पी जो है वो आपका क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। ओ पी का वैल्यू कितना है बी स्क्वायर बराबर ओ आर कितना है ए स्क्वायर प्लस में पी आर स्क्वायर। ए को इधर भेज दीजिए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर पी आर स्क्वायर। अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर पी आर, दोनों पक्षों में वर्गमूल लेने पर इस तरह से इतना हो गया। और आपसे पूछा गया है पी क्यू का वैल्यू कितना होगा। पी क्यू बराबर है 2 गुणे में पी आर। 2 गुणे में क्यों, क्योंकि ये बाह्य वृत्त की जीवा है और जीवा वृत्त का केंद्र, संकेंद्रीय वृत्त है तो वृत्त का केंद्र तो सेम है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी पी क्यू को उसने 2 भागों में बांटा होगा, किसने, ओ आर ने। इसीलिए पी क्यू की लंबाई बराबर 2 गुणे पी और आर। पी आर का डबल करेंगे वो पी क्यू हो जाएगा। 2 गुणे पी आर का वैल्यू कितना निकाले आप, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी 2 अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये वैल्यू किसका है, पी क्यू का। पी क्यू 2 गुणे अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक, सवाल नंबर 18 देखिए। नेक्स्ट सवाल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, वृत्त के चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा हिस्सा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का चतुर्थांश, वृत्त और इसका 4 टुकड़ा कर दीजिए, तो एक टुकड़ा को बोलेंगे आप चतुर्थ अंश। चतुर्थ अंश माने चौथा हिस्सा, वृत्त का चौथा टुकड़ा। और किसी भी टुकड़े का एक फुल साइज का टुकड़ा है, उसका आप 4 बराबर अगर भागों में उसको डिवाइड करते हैं, माने उसको 4 से आप भाग कराते हैं। पाई आर स्क्वायर बाई 4, पाई आर स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन नंबर सी, पाई आर स्क्वायर बाई 4, 1/4 पाई आर स्क्वायर। सवाल नंबर 19, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले में से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बन सकते हैं। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है और उसमें से 1 सेंटीमीटर वाले त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं। आठ सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या आपको दिया गया है, एक गोला है जिसकी त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर गोला। 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोले बनाए जा सकते हैं, 1 सेंटीमीटर वाले कितने गोले इसमें से बनाए जा सकते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं छोटे गोलों की त्रिज्या को R1
और बड़े वाले गोले की त्रिज्या r, बड़े गोले की त्रिज्या है r और छोटे गोलों की त्रिज्या है r1। तो बड़े वाले गोले की त्रिज्या आपको कितना r1 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर और r का वैल्यू कितना है 8 सेंटीमीटर। देखिए गोला है जैसे तो उसका आयतन तो सेम ही रहेगा, जितना टोटल आयतन है उससे आप चाहे छोटा छोटा पीस बनाइए तो आयतन तो उतना ही रहने वाला है सभी गोलों का, दोनों का आयतन सेम होगा। तो अभी गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई r क्यूब, r1 कर लीजिए 4/3 पाई r1 क्यूब बराबर 4/3 पाई r क्यूब। r1 किसका छोटे गोलों की त्रिज्या, r किसकी बड़े गोले की त्रिज्या। 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए कि n गोला बन सकते थे तो n गुणे r1 का क्यूब और बराबर में r का क्यूब। n बराबर r की वैल्यू कितनी है 8, इसका क्यूब और बटा में भेज दीजिए r1 का वैल्यू कितना है 1 सेंटीमीटर, 1 का क्यूब 1 बटा में 1, तो n बराबर 8 अठाई 64, 8 अठाइयाँ 64 गुणे में 8, 8 चौक 32 का 2 हासिल आया 3, 8 छंग 48, 3 51, 512। n बराबर 512 गोले छोटे छोटे उसमें से बनाए जा सकते हैं जिनकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया गया है, कहाँ गया 512। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला और लास्ट सवाल। यदि दो पासे एक साथ फेंके जाएं तो दोनों के योगफल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। दो पासे हैं एक साथ फेंके जाते हैं तो दोनों में 9, दोनों के पासों में जो ऊपर आएगा अंक उनका योगफल 9 होने की प्रायिकता क्या होगी। तो दो पासों को अगर एक साथ फेंका जाता है तो कुछ संभावनाएं हैं कि ये हो सकता है। क्या हो सकता है, देखिए दो पासों को एक साथ फेंक दिया जाए तो उनके ऊपर जो अंक आएंगे उनका योगफल 9 आने की प्रायिकता क्या होगी। मान लीजिए एक पासा को फेंके आप, दो पासा को साथ में फेंके हैं तो उसका पूरी कंडीशन क्या होगी, पहले पासे में 1 आया हो और दूसरे पासे में भी 1 आया हो, फिर पहले पासा में हो सकता है 1 आया हो दूसरे पासा में 2 आ गया हो, 1 3 1 4 1 5, और ये भी हो सकता है कि पहले पासा में 1 आया हो और दूसरे पासा में 6 आया हो। फिर हो सकता है कि पहले पासा में 2 आया हो दूसरे पासा में 1 आया हो। तो इस तरह की टोटल 36 कंडीशन बनती है। क्यों 36 बनती है, एक पासा, एक लूडो के पासा पे कितने पहलू होते हैं उसके 6, और उसका स्क्वायर कराते हैं तो 6 6 का 36, 36 कंडीशन टोटल बननी चाहिए। क्या 36 बनेगी, 1 2 3 1 4 1 5 1 6 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 1 1। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, ये कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ है। 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 5 2 5 3। हो सकता है पहले पासा में 5 आया हो और दूसरे पासा में 4 आया हो, 5 5 आया हो, 5 6 आया हो, 6 2 6 3 6 4 6 5
6 और 6, ऐसी टोटल 36 कंडीशन ये बन गई। हो सकता है किसी पासा में ऊपर 3 आया हो और नीचे एक पासा पे 3 ऊपर आया हो और दूसरे पासा पे 4 आया हो ऊपर। आपसे पूछा गया है ऊपर के दोनों अंकों का योगफल 9 हो जाए, ऐसी क्या प्रायिकता है। तो योगफल 9 होने की, योगफल 9 योग्य संख्याएं, योगफल 9 योग्य संख्याएं कैसी हैं। देखिए 1 1 1 2 1 3 1 4, इसमें से एक भी जोड़ेंगे तो हम लोग 9 नहीं हो रहा है। यहाँ पर 2 2 3 5, 4 में 2 जोड़े तो 6 ही हुआ, 5 में 2 जोड़े 7 हुआ, 6 में 2 जोड़े तो 8 हुआ, 3 में 1, 3 में 2, 3 3 6, 4 3 7, 5 3 8, 6 3 9। एक कंडीशन ऐसी मिली 3 और 6, दूसरा 5 और 4, तीसरा 5 और 4, 6 और 3, ऐसे। ठीक, और इसके अलावा है कहीं पे 3 2 3 3 3 4 3 6 9, 4 1 4 2 6, 4 3 7, 4 4 8, 5 4 9, तो ऐड हो गया 4 6 10, 5 5 10, 6 5 11, 6 6 12, 5 6 11, 6 4 10। इसके अलावा आपको कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं मिलने वाली। तो योगफल 9 हो जाए इतना योग्य संख्याएं कितनी है, या तो एक चांस ये है, एक चांस 5 4, एक चांस 5 4, 4 5 का और एक चांस 6 3 का, टोटल कितनी है कंडीशन इसकी 4। और कुल कंडीशन कितनी है, कुल कंडीशन कितनी है 36। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, प्रायिकता बराबर संभव परिणाम संभावना 4 की पाई जाती है, कुल कंडीशन है इसकी 36, 4 एकम 4, 4 9 या 36, यानी 1/9। 1/9 ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों, जितने पहलू उसका स्क्वायर, सिक्के वाला भी सवाल होता है। सिक्कों को उछालिए, सिक्के में कितने पहलू होते हैं, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं, और 2, एक सिक्का को उछालिएगा तो कितना कंडीशन बनेगा 2 के घात 1, यानी कि 2 कंडीशन। एक सिक्का को 2 बार उछालिए तो 2 का स्क्वायर, यानी कंडीशन कितनी हो गई 4। ठीक है, ऐसे। तो ठंडक बहुत ज़्यादा है, मस्ती के साथ पढ़ते रहिए, ध्यान से ईमानदारी से अगर आप पढ़ रहे हैं तो सफलता आपको निश्चित रूप से मिलने वाली है। इसी आशा के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।